नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं जो रहने वाले तो इंदौर के हैं, लेकिन आजकल दिल्ली में उन्होंने डेरा डाल रखा है और बड़ी मुश्किल से हमारी पकड़ में आज वो आप आए हैं। देश के जाने माने चित्रकार हैं और सबसे ज्यादा चित्र, अगर हम कहें कि हमारे क्षेत्र के ऐसे पेंटर जिनके सबसे ज्यादा चित्र बिक रहे हैं और बड़े भारी दामों पर बिक रहे हैं। ईश्वरी रावल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वरी रावल जी हैं तो बरनावद नाम गांव के जो शाहजहांपुर जिले का है। इंदौर में आपने काफी साल काम किया है और दिल्ली में आजकल प्रदर्शनी लगाते हैं। आपके चित्र कितने कितने में बिके हैं और सबसे बड़ा महंगा चित्र कितने में बिका? देखिए, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न आपने किया है और मैं सोचता हूं कि इसका उत्तर इससे भी कठिन है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पेंटिंग कितने में बिका, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना और कैसा काम करते हैं। और जहां तक मैं अपने काम का प्रश्न है, हर चित्रकार के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो समाज और खरीदार की तरफ देखता है, लेकिन मेरे लिए कभी भी मुश्किल का काम नहीं रहा। आपके अधिकतर चित्र बिक जाते हैं। नुमाइशों में जब आप जाते हैं, कई पेंटर ऐसे हैं उनकी एग्जीबिशन के चित्र बिकते ही नहीं। कई पेंटरों को तो हफ्ते भर में एक दो चित्र भी बामुश्किल बिकते हैं, लेकिन आपके चित्र धड़ाधड़ बिकते जाते हैं। ऐसा क्या जादू है आपके चित्र? यह अनुमान आपका बिल्कुल ठीक है कि जो चित्रकार, मैं ऐसा मानता हूं कि आप किसी भी विधा में काम करें, चाहे अमूर्तन में करें, चाहे परंपरागत में करें, चाहे आधुनिक में करें या और कोई शैली में काम करें, यदि आपका काम परंपरा से निकलकर आया है, क्योंकि आधुनिक काम भी जो किया जाता है आखिर उसकी जड़ें परंपरा में ही होती है। तो जो चित्रकार बहुत मेहनत से आधुनिक चित्र बनाता है, तो मेरा जो काम है वो न केवल एक प्रबुद्ध वर्ग को, न केवल एक वरिष्ठ वर्ग को, बल्कि एक आम आदमी को भी पसंद आता है। तो मेरा काम एक आम आदमी भी अपने घर के लिए पसंद करता है और एक खास आदमी भी अपने घर के लिए पसंद करता है। तो इस समय तो यह स्थिति है कि मेरे पास काम नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि ये मेरे वर्षों का फल है कि आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, और वर्षों की मेहनत है कि यह स्थिति काम को लेकर के आई है कि काम नहीं है, खरीदार खड़े हैं। लेकिन जहां तक महंगा, ये मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं सबसे अधिक कीमत में बिकने वाला आर्टिस्ट हूं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है ये शायद इनकम टैक्स वालों को ज्यादा आमंत्रित करेगा इस उद्देश्य को लेकर के। तो ये जरूर है कि लोग मेरा काम पसंद करते हैं और अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसी क्या खूबी, रंग संयोजन आपका है? आपके एब्स्ट्रैक्ट भी काफी अच्छे बिकते हैं, मूर्त कला, मूर्त चित्र भी बहुत बिकते हैं। तो ऐसा क्या है आपका जादू? देखिए, एक पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध, कहना चाहिए एक बड़ा ऐतिहासिक पेंटिंग रहा है, और कहना चाहिए कि मेरे जीवन में वो सर्वाधिक मूल्य दे करके, और वो मेरे पास से। क्या स्टेपिंग डाउन द कंक्रीट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये पेंटिंग है द स्टेपिंग डाउन द कंक्रीट। ये पेंटिंग जब मैंने जहांगीर कला दीर्घा में इसको प्रदर्शित किया, तो 7 दिन तक चली प्रदर्शनी में किसी एक व्यक्ति ने इसकी कीमत नहीं पूछी। अच्छा। तो विशेषता यह है कि जब 2 साल बाद एक फोन आया गैलरी से कि भाई आपका एक पेंटिंग हमने द स्टेपिंग डाउन द कंक्रीट देखा था, आप हमारी गैलरी में रख दीजिए। मैंने पेंटिंग रख दिया और हर महीने पूछता रहा कि भाई पेंटिंग आपके यहाँ है या किसी ने पसंद किया। तो दरअसल क्या हुआ कि एक दिन एक महिला एक बड़ी अच्छी मैगजीन जो हाथ में लेके दुबई से आई, कहने लगी कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए। मैंने कहा आप रुकिए, मैं ये दिल्ली से मंगवा देता हूं। उसने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, पर आपका ये काम मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको रखना चाहूंगी। तो फिर मैंने उनको उस सीरीज के दूसरे पेंटिंग बताए, उन्होंने काफी पेंटिंग मुझसे लिए और कहा कि आप मुझे इस पेंटिंग की कीमत बताइए। मैंने उन्हें कीमत बताई, उन्होंने उसके डॉलर निकाल के मेरे टेबल पर रख दिए। कहने लगी पेंटिंग आपके पास थी नहीं? पेंटिंग मेरे पास नहीं थी, पेंटिंग दिल्ली में थी जी। दिल्ली में कनॉट प्लेस पर एक गैलरी थी, वहां पेंटिंग रखा हुआ था। तो मैं दरअसल उस पेंटिंग को दुबई नहीं भेजना चाहता था,
क्योंकि वो मेरा सबसे प्रिय काम था। और सही माने में हम लोग अपने पेंटिंग को पुत्र पुत्रियों की तरह प्यार करते हैं। उस पेंटिंग में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप दर्शक हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें उस लड़की के चेहरे पर आपने आंख नाक नहीं बनाए, उसकी हाथों की उंगलियां कुछ अदृश्य सी थी, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पेंटिंग कहना चाहिए मेरे जीवन का बहुत ही मुझे सर्वाधिक प्रिय पेंटिंग रहा है। इसमें मैंने एक गांव की, कहना चाहिए कि बचपन में, या कहना चाहिए मेरी युवावस्था में मैंने एक लड़की को गांव में देखा था, और वो स्मृति मेरे दिमाग में सालों से थी उसकी। कहना चाहिए कि वो मेरी स्मृति का एक अंश था। इसमें एक 16 साल की लड़की है जो अपने घर से बाहर जा रही है और घर की सीढ़ियां उतर रही है। जी हाँ। ये लाली लक्ष्मी जैसा कोई अभियान तो नहीं है ये आपका? नहीं, इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये आज से कम 20 साल पुराना पेंटिंग है जी। और वो जो लड़की घर से बाहर जा रही है उसकी उम्र 16 साल है और वो गांव की बड़ी फैशनेबल लड़की है, और उसने अपनी कमर में एक ब्लू कलर का रुमाल खोस रखा है। और मेरा संबंध चूंकि मालवा से रहा है, इसलिए वो घाघरा और ब्लाउज पहने हुए है। तो क्या है कि ये जो लड़की है, ये शाम के समय अपने घर से बाहर निकल रही है और ये सूर्यास्त का लगभग समय है। आसमान ऑरेंज कलर का हो गया है, धुंधल का है थोड़ा सा, बाहर पत्थरों की कतार लगी हुई है और धीरे से लड़की एक एक पैर रख के चुपचाप घर से बाहर जा रही है। घर का दरवाजा अधखुला है पीछे का, और उस लड़की के फेस के डिटेल्स मैंने नहीं बनाए हैं। वो डिटेल्स मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं कि ये लड़की जो है यह निश्चय नहीं कर पा रही है कि मुझे बाहर जाना है या मैं वापस घर के अंदर ही चली जाऊं, क्योंकि ये जो उम्र है लड़कियों की 16 साल की, ये बड़ी विचित्र उम्र होती है। और चूंकि फेस इसलिए नहीं बनाया कि मैं दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं जिनकी लड़कियां इस उम्र से गुजर रही है, कि वो पीछे के रास्ते से बाहर क्यों जा रही है। तो यदि मैं उस लड़की का फेस बनाता हूं तो पर्टिकुलरली वो एक लड़की होती है, और फेस मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं उन तमाम पिताओं को संसार के संदेश देना चाहता हूं कि आपकी लड़की 16 साल की है और आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक और पेंटिंग आपकी बहुत चर्चित रही है, 16 जनवरी, जिसमें आपने कबूतर को, जख्मी कबूतर दिखाया था, ऊपर 2 बूट दिखाए, बूट के लेस बंधे हुए पर बूट कोई पहने हुए नहीं है, तो इसका भी कुछ संदर्भ बताइए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कोई बहुत साल पहले की बात है कि इंदौर का सारा कला जगत वहाँ मौजूद था, देवला लेकर कला वीथिका में, और यहाँ के पत्रकार और समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग थे। जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में ये पेंटिंग बनाया था, और उस समय ये जो प्रसिद्ध पेंटिंग है 16 जनवरी, तो इराक पर उस समय हमला होने वाला था और सद्दाम हुसैन को संदेश के लिए कुछ लोग गए थे, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो जो कबूतर है वो संदेशवाहक है, और चूंकि सद्दाम हुसैन ने उनकी बात को नहीं रखा, उन्होंने एक तरह कहना चाहिए को लात मार दिया, तो कबूतर लगभग उल्टा हो गया, मृत स्थिति में, खून नीचे बह रहा है, और आसमान की ललाई जो है उसमें डार्क पोर्शन मैंने दिखाया है। जो कबूतर उल्टा हुआ है तो उसके पैरों की जो मुद्रा मैंने बताई है वो बता रही है कि अब कुछ नहीं बचा है, शांति नाम की कोई चीज अब बची नहीं है और अब युद्ध होने वाला है। इस तरह से दूसरा उसमें मैंने 2 जूते बनाए हैं, और वो दोनों जूते जो है जूते हैं, फौजी जूते हैं, सैनिक के जूते हैं जी, और उनके बंद बंधे हुए हैं। क्योंकि सैनिक, जब लोगों ने पूछा कि भाई ये जो आपने जूते बनाए हैं, जो लोग वहां बैठे थे और देख रहे थे कि ये इसमें तो सैनिक तो है नहीं, फिर आपने बंद क्यों बांध दी? तो मैंने कहा कि ये जो सैनिक के जूते मैंने बनाए हैं, तो सैनिक जब युद्ध में जाता है तो अपने जूते के बंद बांध के जाता है, और इसमें जो बायां जूता है वो प्रहार कर रहा है। तो बायां जूता प्रहार कर रहा है, तो बायां जूता जो प्रतीक के रूप में, क्योंकि मैंने सुना था कि सद्दाम हुसैन जो है वो लेफ्ट हैंडर है, तो हो सकता है वो बायां पैर यूज करते हो, तो मैंने बायां जूते को प्रहार करते हुए बताया है। और ये जो पेंटिंग बनाया है ये लोगों को बहुत पसंद आया है, और ये एक बहुत ऐतिहासिक पेंटिंग। आप कला शिक्षक रहे और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, सर्वश्रेष्ठ कला शिक्षक का सम्मान आपको मिला।
तो देखिए, क्या कला शिक्षा में, और फिर आपने नौकरी छोड़ दी इतने बड़े सम्मान के बाद भी, तो क्यों, क्या आपको लगा कि आपके आपके चित्रकर्म में वो बाधा है? देखिए, मैंने सही माने में एक जो बच्चा होता है वो ईश्वर का रूप होता है, और जब वो पेंटिंग करता है, जैसे मान लीजिए वो ताजमहल का पेंटिंग बनाना है, तो वो क्या करेगा कि जो 4 मीनार है वो चारों आगे बना देगा, क्योंकि बच्चे के लिए यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कल्पना, और कहेगा कि ये 2 मीनार पीछे की है, तो उसकी जो स्वर कल्पना है वो अद्भुत होती है। तो दरअसल मैं चाहता था कि मैं अपना जो बचपन है वो बच्चों के साथ गुजारूं, इसलिए मैंने बहुत दिनों तक अध्यापन कार्य किया। आप कविताएं भी लिखते थे, झांझ भी बजाते थे, क्या क्या खटकर्म आप करते रहे जिंदगी में? देखिए, मैं जब छोटा था तो अपने तकिए के नीचे झांझ रख के सोया करता था, और जब प्रभात फेरी गांव में निकलती थी तो मैं वैसे ही उठ के दौड़ता और झांझ बजाना शुरू करता था। और ये झांझ को लेके मेरी कोई 40 साल बाद मेरी स्मृति में वो झांझ लौटी, और अभी पिछले दिनों में दिल्ली की त्रिवेणी कला संगम में मैंने झांझ को लेके एक पूरी सीरीज पेंटिंग की बनाई, जिसमें सारे फिगर झांझ बजा रहे हैं, अलग अलग फिगर्स हैं, और वो जो एग्जीबिशन है बहुत सक्सेसफुल एग्जीबिशन रही, और काफी लोगों ने उस एग्जीबिशन को मुंबई देखा। के जहांगीर कला दरगाह में एक और एग्जीबिशन आपकी बहुत चर्चित रही है, और वो है क्रिकेट ऑन कैनवास। तो क्रिकेट के मौसम में ऐसे प्रयोग भी आपने किए, तो क्या उसके लिए प्रेरणा थी? क्रिकेट का जुनून था, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, या आपको लगा कि ये सेलेबल आइटम है? क्या लगा आपको? देखिए, चित्रकार जब रंग और रेखाएं कैनवास पर रखता है तो बाजार कभी उसके सामने नहीं होता। हम लोग जब भी पेंट करते हैं तो बाजार की तरफ पीट करके पेंट करते हैं, और जब बाजार उस काम को देखता है तो वो अपने आप प्रसन्न होता है काम को देख के, उसके मूल्य को देखकर। मूल्य से मेरा मतलब उसके रंग रेखाएं, उसके भाव, उसके विचार, उसकी कल्पना, ये सारी चीज उस पेंटिंग में महत्वपूर्ण होती है। तो दरअसल हम लोग कभी भी खरीदार की पसंद का या खरीदार को देख करके पेंटिंग नहीं करते। फिर कैसे बनाया आपने क्रिकेट पर? दरअसल मेरे बहुत सारे काम जो है मेरे जो ऑटोबायोग्राफिकल है। मैं बचपन में जब शाहजहांपुर में पढ़ता था तो क्रिकेट खेला करता था, तो कई स्मृतियां मेरी क्रिकेट को लेकर, क्योंकि कोई भी विचार जब हम कैनवास पर रखते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि हम उसको तत्काल नहीं रखते हैं, बल्कि वो विचार जब हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाता है तब हम उसको कैनवास पर लेकर आते हैं। क्योंकि पेंटिंग जो है वो सीधा सीधा विचार नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं जब तक विचार स्मृति में तब्दील नहीं हो जाता है तब तक मैं उसको अपने कैनवास पर नहीं लाता हूं। और वो 40 साल पुराना जो मैंने क्रिकेट बचपन में खेला था, किला मैदान पर वो बच्चों के साथ में क्रिकेट खेला करता था, कैप्टन हुआ करता था, तो मैंने उसमें आधुनिक कैप्टन को लेके, मतलब वो मैं खुद अपने को महसूस कर रहा हूं उसमें। वो जो कैप्टन मैंने बनाया है, धोनी मैंने बनाया है या मैंने तेंदुलकर बनाया है, तो मैं अपने आप को पाता हूं उसमें, और इसलिए वो इतना सजीव पेंटिंग बन पाया है। आपने क्रिकेट को लेकर चित्र बनाए, झांझ को लेकर बनाए, क्या मिर्गी एपिलेप्सी को लेकर भी आपने बनाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए? तो क्या मिर्गी का दौरा भी किसी को पड़ता है आपके खानदान में? देखिए, इंदौर में रहकर हमने एक संस्था बनाई थी, हलातोल। ये 40 आर्टिस्टों की एक संस्था थी, और हमने एक बहुत दिलचस्प प्रोग्राम किया था। राजवाड़ा सरेआम आपने प्रोग्राम भी किया था। जी हाँ। तो एपिलेप्सी की बात मैं पहले कहता हूं आपसे कि एपिलेप्सी को लेके हमने कुछ आर्टिस्टों ने मिलके कुछ पेंटिंग बनाए, और ये पेंटिंग जो है उस समय यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एपिलेप्सी के डॉक्टरों की, तो उन्होंने ये पेंटिंग देखे, बल्कि वो रोगी भी आए थे, उन रोगियों ने पेंटिंग बनाए। तो हम आर्टिस्टों ने पेंटिंग बनाया, रोगियों ने पेंटिंग बनाए, ताकि वो क्या सोचते हैं रंगों के बारे में। जैसे आपने सुना होगा साहित्य में लॉन्गमैन को मिर्गी आती थी, और भी कई साथी को मिर्गी आती थी। तो ये था उसका उद्देश्य कि एक मिर्गी रोगी किस तरह के रंग, किस तरह के फॉर्म प्रयोग करता है, और एक चित्रकार किस तरह के रंग और फॉर्म प्रयोग करता है। तो ये सारे पेंटिंग जो है ये फिर बाद में
ओस्लो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी प्रदर्शित किए गए थे, जहां पर मिर्गी रोग को लेकर एक वर्ल्ड सेमिनार हुआ था और इन पेंटिंग की बहुत चर्चा हुई थी। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि एक इंग्लैंड की एक पत्रकार ने इस पर एक 4 मिनट की फिल्म भी बनाई थी। और आपने राजबाड़ा पर सरेआम जो प्रोग्राम किया था उसके बारे में कुछ बताइए, ऐसे प्रोग्राम अब क्यों नहीं होते? देखिए, उसी संस्थान है, हलातोल संस्थान है, मैं उसका अध्यक्ष रहा हूं जी। और हम सब चित्रकारों ने मिलकर उस समय यहाँ इंदौर में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर सोचा कि जब सारी मारकाट, दंगे, हत्याएं, ये सारी चीजें, ये सब खराब काम यदि सड़कों पे हो सकते हैं तो कोई भी सृजन कर्म सड़क पे क्यों नहीं हो सकता है उससे। और मैं तो ये मानता हूं कि ये सब होता ही इसलिए है कि आदमी में शिक्षा की कमी है। अगर सारा हिंदुस्तान का आदमी शिक्षित हो जाए तो इस तरह के काम कम होने लगेंगे। तो हमने सरेआम करके एक प्रोग्राम किया राजवाड़े पे, जिसमें साइकिलिस्ट टेंट हटा दिया था और पूरा टेंट लगा दिया था। और वहां पर हम लोगों ने इंदौर और बाहर के कवियों की कविताओं को लेके कविता कोलाज बनाया था और वो कविताएं वहां स्टेज पर उनका गान हो रहा था, कविताएं पढ़ी जा रही थी। और उसमें एक पंजाबी कवि की कविता थी पाश की, उसमें एक घोड़ा हिरणाता है। और आप देखिए कि सारा इंदौर के सारे लोग वहां उपस्थित थे, सारे पत्रकार थे, सारा आम आदमी था, सारे प्रबुद्ध लोग थे। वो देख रहे थे कि किस तरह से चित्रकार लोग जो है इस सब्जेक्ट पर सरेआम पेंटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कविता में घोड़ा हिरनाने लगता है तो एक आर्टिस्ट के कैनवास पर एक घोड़ा उभरने लगता है। उसी तरह से एक चित्रकार ने कुछ कटी हुई गर्दन के कबूतर बना दिए थे कि देखिए ये सारी इंदौर की शांति भंग हो रही है। और ऐसे में हमने देखा कि सामने एक मुस्लिम भाई क्रॉकरी वाले थे, वो आए, उनको इतना अच्छा वो प्रोग्राम लगा कि उन्होंने सब चित्रकारों को, उनके पास टर्पेंटाइन रखने के लिए बाउल्स नहीं थे तो उसने अपनी तरफ से सारे बाउल्स सारे आर्टिस्टों को बांट दिए। एक आम आदमी आए, उन्होंने सब चित्रकारों को हार पहना दी। कुछ लोग आए, उन्होंने खाने के लिए, क्योंकि सारे दिन कम से कम 8 घंटे वो प्रोग्राम चला और इतना अद्भुत प्रोग्राम था कि कहना चाहिए कि इंदौर के में पहली बार, मैं समझता हूं शायद 100 साल के इतिहास में, कोई कला और संस्कृति का प्रोग्राम सारे अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपा था, ताकि लोग ये देख सके कि देखिए सरेआम सृजन कर्म भी होता है। ईश्वरी रावत साहब हमारे स्टूडियो पधारे। हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है, इसलिए हमें अपनी बातचीत को विराम देना पड़ेगा। आपसे बहुत सी बातें करना बच गया है, लेकिन हम आपको इसके लिए फिर से अगली बार जब भी आप इंदौर आएंगे कष्ट देना चाहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।